डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हेपेटाइटिस है, गठिया है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, एनी टाइप से आप एलोपैथ में जो है फिजिशियन केस देखते हैं या सर्जरी केस देखते हैं, उसी तरह प्रकार का रोग से ग्रसित नहीं हो, इसके लिए आयुर्वेद का उत्पत्ति शुरू से ही किया। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। आप हमारा स्पेशल सेगमेंट हेल्थ देख रहे हैं। हेल्थ में हम नए नए डॉक्टरों से मिलते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं। इसी क्रम में जो हमारा इंटरव्यू हो रहा है, हमारे साथ आयुर्वेद के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम नंद कुमार मंडल है। इनसे हम परिचय लेते हैं और जानते हैं कि आयुर्वेद के विषय में। जी सर, आपका नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर नंद कुमार मंडल, आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी। सबसे पहले जो आयुर्वेद की डिग्री का नाम होता है वो BMS होता है। BMS मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये डिग्री हमने राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना से प्राप्त किया जी। और 2004 में मेरा डिग्री क्लियर हुआ। ये BMS प्राप्त करने के बाद मैं 2006 से 2010 तक हम पतंजलि योग पीठ हरिद्वार श्रद्धेय स्वामी रामदेव बाबा के शरण में गए जी। और वहाँ जो है मेरा प्रशिक्षण हुआ 1 साल का, और 1 साल के दरमियान वहाँ विभिन्न प्रकार के योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी ज्ञान है वो हमें मिला, और उसमें षटकर्म भी आता है, और षटकर्म के साथ साथ आयुर्वेद मुख्य रूप से योग और प्राणायाम के बारे में हमने सीखा। तो आयुर्वेद के इतिहास के बारे में बताइए सर। आयुर्वेद का इतिहास जो है कहा जाता है कि जो हमारे जो फादर ऑफ आयुर्वेदा होते हैं, चरक हैं, सुश्रुत हैं, धन्वंतरी हैं, तो 2 पद्धतियां हैं। जैसे आप एलोपैथ में जो है फिजिशियन केस देखते हैं या सर्जरी केस देखते हैं, उसी तरह मेरे आयुर्वेद में भी अष्टांग आयुर्वेद का जिक्र है। लेकिन चूँकि आप इतिहास के बारे में पूछे हैं, तो इतिहास जो है आदिकाल से, जब मानव जाति का अभी उत्पन्न भी नहीं हुआ था, हैं, सृष्टि के शुरुआत दौर में ही ब्रह्मा के द्वारा स्मरण किया गया, और ब्रह्मा ने अपने ब्रह्म संहिता का रचना किए, और उसमें जो है 1000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक उन्होंने लिखे, और ब्रह्मा ने स्मरण करके आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो दक्ष प्रजापति को दिए, और दक्ष प्रजापति ने फिर अश्वनी कुमार द्वय को दिए, और अश्वनी कुमार द्वय से फिर इंद्र भगवान को आयुर्वेद का ज्ञान मिलता है, और इंद्र भगवान के पास भगवान धन्वंतरी जाते हैं, और भगवान धन्वंतरी के बाद उनका जो शिष्य होता है, जैसे पराशर, हारित, सुश्रुत, ये सब उनके शिष्य हैं, और भगवान धन्वंतरी के बाद जो है आयुर्वेद का ज्ञान भूलोक में आता है। इसके बाद भूलोक में आता है। ये कथा में अभी तक चर्चित होता आ रहा है। आयुर्वेद को लेकर के कई सारी कहानियाँ और भी हैं, कई किस्से भी हैं। इनसे जानते हैं कि आज के युग में आयुर्वेद से लोग दूर क्यों चल रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि आयुर्वेद आदि और अनंत हैं, और जिस प्रकार एक शिशु के जन्म होने के पूर्व माँ के छाती में उसके आहार का बंदोबस्त हो जाती है, प्रकृति प्रदत्त चीज़, उसी प्रकार हमारे आदि गुरु जो भी आयुर्वेद के ज्ञाता हैं,
और भगवान धन्वंतरी ने या अग्निवेश तंत्र में किसी भी प्रकार का मानव जाति को किसी भी प्रकार का रोग से ग्रसित नहीं हो, इसके लिए आयुर्वेद का उत्पत्ति शुरू से ही किया। अच्छा, ये सवाल है सर कि आयुर्वेद से अभी लोग दूर क्यों चल रहे हैं? आयुर्वेद दूर जाने का तात्पर्य यही है कि बहुत आदमी को अभी आयुर्वेद का महत्व के बारे में ज्ञान नहीं है। आयुर्वेद का अभी प्रचार प्रसार होना रह गया है। जितना प्रचार प्रसार हमारे यहाँ होना चाहिए उतना आयुर्वेद के बारे में प्रचार प्रसार का कमी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो मॉडर्न मेडिसिन है, एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, वो जो है रिसर्च करके उनका जो कार्य ऑफ रिएक्शन ऑफ एक्शन है, मतलब कार्य क्षमता, वो इतना ज़्यादा है कि जल्द रिजल्ट मिलता है। लाभ तो पेशेंट को, रोगी को जल्द हो जाता है, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत होता है। तो लोगों में ये भ्रांतियां हैं कि एलोपैथ मेडिसिन जो है वो रोग को दबाता है और उसका इलाज नहीं होता है। चूँकि आयुर्वेद से हम लोग जो है कारण का निदान करते हैं, कारण को ढूंढते हैं कि कारण क्या है। हम लोग सिस्टेमिक ट्रीटमेंट करते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। सिस्टम को पकड़ते हैं कि उसका कारण क्या है, उसका निदान क्या है, उसका जड़ क्या है। जड़ को पकड़ के हम लोग और हेतु लिंग औषध के आधार पर हम लोग पकड़ते हैं, उसका जो है निदान करते हैं कि कारण क्या है। इसके बाद हम लोग किसी भी रोग का हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। सर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा है कि आयुर्वेद का इलाज और एलोपैथ के इलाज में बेहतर कौन सा है? नो डाउट मेरा आयुर्वेदिक इलाज बहुत ही बेहतर है एलोपैथ से। चूँकि एलोपैथ में वो लोग रोग को दबाता है, रोग को ठीक नहीं कर पाता है। अब जैसे हम बता रहे हैं कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हेपेटाइटिस है, गठिया है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, एनी टाइप ऑफ डिजीज़, वो सिर्फ रोग को बैलेंस करके रखता है। जबकि हम लोग आयुर्वेदिक पद्धति से उसका जड़ी बूटी के माध्यम से, क्वाथ के माध्यम से, योग प्राणायाम के माध्यम से, पंचकर्मा के माध्यम से हम लोग उसके जड़ को पकड़कर उसका सही कारण क्या है, उसका कारण का इलाज हम लोग करते हैं। और जब हम कारण को दूर करेंगे, बट नेचुरल है कि वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, पुनः कभी रोग उत्पन्न नहीं होगा। पुनः कभी रोग उत्पन्न नहीं होगा, इसकी गारंटी होती है क्या? आदमी का उनके आहार विहार पर निर्भर करता है। यदि मेरा आहार विहार सही है, हमारा दिनचर्या सही है, हम किस प्रकार बोलते हैं, किस प्रकार सोते हैं, किस प्रकार खाना खाते हैं, खाने की तरीका क्या है। अब जैसे कि पानी पीता है तो पानी पीने का भी एक तरीका होता है कि लोग पानी जो है पिए, गिलास से ज़्यादा अच्छा है। पहले जो चलता था लोटा मुंह में पानी लिया जी, जो गांव में हम लोग देखते थे, लोटा में पानी लिया, उसको घूंट में लिए, पानी को मुंह में घुमाया, तब अंदर डाला। तो पानी घुमा के अंदर में पानी को तब डालना चाहिए ताकि लार जो है ज़्यादा से ज़्यादा पानी में मिले। जब लार मिलता है, चूँकि लार जो है वो क्षारीय होता है, और पेट में जो एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो एसिड होता है, और क्षारीय हमारा लार होता है। और जब दोनों मिलता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, और हमारा पेट जो है, हमारा स्टोमेक जो है, वो न्यूट्रल चीज़ को ही ग्रहण करना चाहता है। जैसे पानी जो है न अम्ल है न क्षार है, पानी न्यूट्रल है। और ये भी एक तरीका है कि जब हम खाना खाएं तो खाते समय कम से कम पानी नहीं पीना चाहिए, हैं। इसीलिए श्लोक में कहा गया है, आहार अंते विषम वारी, कि आहार के अंत में पानी पीना विष के समान होता है। और हमारा जो
सिस्टम है। हम लोग 2 स्तर से चलते हैं। जो हम लोग के अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा सिस्टम है, वो रस जो होता है, हैं 6 तरह का रस होता है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मेरा प्रश्न ये है कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले खाना में क्या हमें खाना चाहिए, कि मधुर वाले रस खाना चाहिए या अम्लीय खाना चाहिए या कटु, तिक्त, उष्ण चीज़ खाना चाहिए, तो सबसे पहले क्या खाना चाहिए? तो इसका सही आंसर यही है कि सबसे पहले हम लोगों को मधुर चीज़ से शुरुआत करनी चाहिए। मतलब पहला कोर जो हम लेते हैं वो मधुर होना चाहिए, मीठा होना चाहिए। मीठा का तात्पर्य ये नहीं कि हमको स्वीट ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मधुर के अंतर्गत खीरा भी आ गया, टमाटर भी आ गया, हैं बीट भी आ गया। वो सबसे शुरुआती हमको मतलब गाजर भी आ गया, इससे सलाद से करनी चाहिए। जब इसके पीछे क्या रीजनिंग है, जब हम आप जानते हैं कि जब भी हम लंच करते हैं या डिनर करते हैं तो पेट बिल्कुल खाली रहता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के उपरांत 4 घंटा के बाद वो बिल्कुल पच के वो पेट से जो भोजन है वो आगे बढ़ जाता है। हाँ, छोटी आंत बड़ी आंत होता है, उसमें आगे बढ़ जाता है और पेट बिल्कुल खाली हो जाता है। तो खाली जब हो गया तो उसमें गैस भरेगा, हवा भरेगा। तो जब वो हवा भर गया और इधर जो है हवा के समन के लिए, मतलब वायु को समन करने के लिए मधुर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम लोगों को सभी को, हम आप सबको बताना चाहते हैं कि जब भी खाना खाएं तो सबसे पहले सलाद लें, मधुर चीज़ लें, ताकि जो पेट में गैस बना था वो गैस का समन करने के लिए वो मधुर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, हमारे एक मन में एक सवाल हुआ कि कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि पानी कैसे पीना चाहिए, बैठकर पीना चाहिए या खड़ा पीना चाहिए? पानी के बारे में बता दूं कि सबसे पहले पानी जो पीना है वो गुनगुना पानी पीना चाहिए। अभी ये मौसम ठंड का मौसम है और ठंड का मौसम में मुख्य रूप से आदमी को गुनगुना पानी पीना चाहिए। जैसे कि पानी पीने का एक तरीका होता है कि सबसे पहले आदमी को पूरा मुंह से बैठ जाना चाहिए। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, आराम से जो आसन आप बैठते हैं, या कुर्सी पे बैठना हो कुर्सी पे बैठ जाएं, हाँ, लेकिन पूरा मुंह से होनी चाहिए। पूरा मुंह से पहले बैठ जाएं। ऐसा क्यों कि पूरा मुंह ही क्यों? पूरा मुंह से बैठने का देखिए, उसके बारे में अब उसका ऋणात्मक और पॉजिटिव निगेटिव चीज़ दिया जाता है कि उत्तर मुंह में जो है वो अपोजिट फोर्स लगता है, पूरब में बहुत कम अपोजिट फोर्स लगता है, हैं, ताकि हमारा जो सिस्टम हो सही ढंग से एक्सेप्ट कर पाए, पानी ग्रहण हो पाए ठीक से एक्सेप्टेबल। उसके ये प्रकृति है कि पूरा मुंह शुभ भी होता है, इसलिए पानी जो है पूरा मुंह से पीना चाहिए। पहले तो पानी बैठ के पीना चाहिए, कभी भी खड़ा होकर नहीं पीना चाहिए। यदि आप खड़ा होकर पीते हैं तो बहुत सारे बीमारी होने की संभावना है, जैसे हाइड्रोसिल हो सकता है, नी ठेवना का दर्द हो सकता है, एंकल पेन हो सकता है, डिफरेंट हर्निया भी हो सकता है। इसलिए कभी भी खड़ा होकर पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीना है तो धैर्य के साथ आराम से पीना चाहिए। और पानी जो पीना है वो पहले मुंह में पानी लेंगे, मुंह में भरेंगे और पूरी तरह से मुंह में घुमाएंगे पानी को, अब फिर अंदर से अंदर डालेंगे, फिर पानी लेंगे घूट घूट। मतलब चाय जिस तरह के पीते हैं, जिस तरह चाय पीते हैं उसी तरह पानी भी पीना चाहिए, ताकि उसमें जो लार होता है ज़्यादा से ज़्यादा लार मिले और वो जाके न्यूट्रल हो जाए, ताकि स्टोमेक जो है बिल्कुल वो एक्सेप्टेबल करे उसको और उसको सही तरह से पाचन हो। चूँकि पानी भी वो भोजन को पचाता है। और पानी जो है कम से कम 5 से 6 लीटर प्रतिदिन आदमी को अवश्य ही पीनी चाहिए। 5 से 6 लीटर पानी पीना है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।